प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल कम टुवर्ड स्टडी में। आज हम करेंगे बच्चों रचना के आधार पर वाक्य भेद, जो कक्षा 10 में बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आपको 4 अंक का पूछा जाता है। तो शुरू करने से पहले आप सभी एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वाक्य को समझेंगे कि वाक्य क्या होते हैं। आप सभी जानते हैं वाक्य शब्दों के ऐसे समूह हैं जिससे हम अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और सामने वाले को समझाते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर वाक्यों के अलग भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्यों के अलग भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आपने कक्षा 9 में पढ़े होंगे, लेकिन हम कर रहे हैं आज रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के केवल और केवल 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये आप याद रखेंगे। सरल वाक्य। सरल वाक्य बच्चों, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, सरल मतलब आसान। तो सरल वाक्य क्या होते हैं? सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है और ये एक ही वाक्य होता है, अतः इसमें उपवाक्य नहीं होते। जैसे वाक्य है मुझे कल दिल्ली जाना है, तो इस वाक्य में एक ही क्रिया हो रही है जाने की। लेकिन जब मैं इसके साथ ये भी जोड़ दूं कि फिर परसों वहाँ से कोलकाता पहुँचना है, तो ये सरल वाक्य नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि इसमें हमने 2 क्रियाएं जोड़ दी हैं, जिसमें जाना है और पहुँचना है। तो 2 क्रियाएं हैं और यहाँ पर ये वाक्य जो 2 हैं अलग अलग वाक्य हैं, और इन 2 वाक्यों को हमने एक कर दिया, तो यानी कि भाई सरल वाक्य नहीं रहा। तो सरल वाक्य में हमें क्या ध्यान रखना है कि कर्ता तो एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु क्रिया हमारी एक होगी। अब सरल वाक्य जो होता है, सरल वाक्य के 2 प्रमुख घटक माने गए हैं: उद्देश्य तथा विधेय। अब उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए यानी कि कर्ता, वह उस वाक्य का उद्देश्य है, जैसे कि आप नीचे वाक्य में देख रहे हैं। और उद्देश्य के विषय में जो कहा जा रहा है यानी कि कर्ता के बारे में जो कहा जा रहा है, वो जो क्रिया है वही क्या है? वह विधेय है। तो इन दोनों के योग से ही वाक्य की क्या होती है? संरचना पूर्ण होती है। जैसे आपको नीचे वाक्य दिया हुआ है, स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। अब इसमें उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यानी कि कर्ता। इसमें क्या है कि स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। अब कार्य यहाँ पे क्या हुआ? नगर में प्रवेश करने का। तो जो कार्य है वही हमारी क्रिया है और वही हमारा विधेय है। और हमने ये समझा था अभी कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह कर्ता। तो यहाँ पर किसके विषय में बात करी जा रही है? जो आए हुए लोग हैं और जो श्री कृष्ण जी से घिरे हुए हैं, और कार्य उन्होंने क्या किया? नगर में प्रवेश करने का। नगर में प्रवेश किया, इसलिए नगर में प्रवेश किया ये विधेय है, और स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे श्री कृष्ण ने, ये क्या है? हमारा उद्देश्य। अगले वाक्य में दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार गिराया। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? दशरथ पुत्र राम की। जो दशरथ पुत्र राम है उन्होंने क्या किया है? रावण को मार गिराया है। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? दशरथ पुत्र राम, और उन्होंने क्या किया है? रावण को मार गिराया है। तो जो कार्य उन्होंने किया है वो विधेय है यहाँ पे, और जिनके विषय में बात हो रही है वो कर्ता हैं, यानी कि उद्देश्य। अब जैसे कि मान लीजिए मैं एक और वाक्य बोलती हूँ, मेरी बहन 2 दिन से ये किताब पढ़ रही है। तो मेरी बहन क्या कर रही है? 2 दिन से यह किताब पढ़ रही है। मेरी बहन यहाँ पर क्या है? कर्ता। कर्ता यानी कि उद्देश्य। और वो क्या काम कर रही है? 2 दिन से किताब पढ़ने का काम कर रही है। तो 2 दिन से वह किताब पढ़ रही है, वो क्या है? विधेय। मैं बोलूँ कि वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, वह कर्ता कौन है यहाँ पर? वह क्या है? यानी कि उद्देश्य।
और पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, ये काम उसने किया, तो ये चीज़ क्या है? विधेय। तो उद्देश्य और विधेय बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो अब आगे चलते हैं हम। अब आते हैं हम संयुक्त वाक्य पर। संयुक्त वाक्य आखिर होते क्या हैं? संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जो किसी से समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं, जैसे कि और, तथा, एवं, नहीं तो, अन्यथा, वरना, इसलिए, सो, अतः। जो भी वाक्य एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य से तात्पर्य बच्चों ये है कि इनका प्रयोग भाषा में अलग से स्वतंत्र रूप में हो सकता है। संयुक्त वाक्य जो होते हैं हमारे, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं किसी समुच्चय बोधक अवयव से, लेकिन हम उन्हें जब अलग करते हैं तो वे दोनों स्वतंत्र वाक्य बन जाते हैं। ये जो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं इन्हें ही हम समानाधिकृत उपवाक्य अथवा समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। जैसे मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी। माताजी बाजार गईं और बच्चों के लिए खिलौने लाईं। इन दोनों वाक्यों को हमने और से जोड़ा है, तो इसलिए ये संयुक्त वाक्य हैं। और यदि इनके बीच में से हम और को हटा देते हैं तो अपने आप में ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य बन जाते हैं। संयुक्त वाक्य जैसे मैंने आपको बताया कि प्राय समुच्चय बोधकों से ये जुड़े होते हैं, समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े रहते हैं, जैसे कि और, तथा, एवं, इसलिए, सो, अतः या अथवा। अगर आप इनको ध्यान रखें तो आप पहचान सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य हैं। हम इसे अन्य उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे। यहाँ पर मैंने और नहीं लिखा है बच्चों, लेकिन वाक्य से हमें पढ़ने पर हमें क्या पता चल रहा है कि हमें क्या सामने वाला क्या समझाना चाह रहा है कि रहने वाले रहेंगे और जाने वाले चले जाएंगे। यहाँ पर और का लोप दिख रहा है हमें वाक्य में, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे वाक्यों को, पहचानेंगे कि ये सरल है या संयुक्त वाक्य है। क्या सोचा था, क्या हो गया। क्या सोचा था पर क्या हो गया, या क्या सोचा था और क्या हो गया। काम किया है इसलिए पैसे तो मांगूंगा ही। तो इन वाक्यों के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि संयुक्त वाक्य किसी न किसी समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। आगे चलते हैं हम मिश्र वाक्य पर। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? मिश्र वाक्यों में एक उपवाक्य तो स्वतंत्र उपवाक्य होता है तथा शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित रहने के कारण आश्रित उपवाक्य होता है। कहने का मतलब ये है कि मिश्रित वाक्यों में दो वाक्य होते हैं, एक तो स्वतंत्र उपवाक्य होता है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित होता है, यानी कि निर्भर होता है। यदि हम एक वाक्य जो कह रहे हैं उसके साथ दूसरा जरूर जुड़ा होगा, नहीं तो वो हमारी बात अधूरी रह जाएगी। तो स्वतंत्र जो उपवाक्य होता है हम उसे प्रधान उपवाक्य भी कहते हैं। तो वाक्य के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे प्रधान उपवाक्य, मैंने वही मकान खरीदा है। आश्रित उपवाक्य, जहाँ आप रहते हो। ये पूरा वाक्य ये है, मैंने वही मकान खरीदा है जहाँ आप रहते हो। तो हमने इसमें से पहचाना है कि आश्रित उपवाक्य कौन सा है और प्रधान उपवाक्य कौन सा है। यदि मैं ये कहती हूँ कि मैंने वही मकान खरीदा है, भाई कौन सा मकान खरीदा है आपने, कौन सा? तो एक प्रश्न उठ रहा है अपने आप में ही, जहाँ आप रहते हो। पिताजी ने मुझसे कहा, क्या कहा पिताजी ने? कि वह बहुत बीमार है। पिताजी ने मुझसे कहा कि वह बहुत बीमार है। तो इसमें प्रधान उपवाक्य क्या है? पिताजी ने मुझसे कहा। आश्रित उपवाक्य क्या है? कि वह बहुत बीमार है। अगर हम ये बोलते हैं कि वह बहुत बीमार है तो ये हमारा आश्रित उपवाक्य है या नहीं? ये निर्भर है ना हमारे प्रधान उपवाक्य पर कि वह बहुत बीमार है। ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो अधूरा ही वाक्य है, कोई बात इससे स्पष्ट ही नहीं हो रही कि वह बहुत बीमार है। कौन बीमार है, क्या बीमार है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। तो जब हम इस वाक्य को जोड़ देते हैं कि पिताजी ने मुझसे कहा कि वह बहुत बीमार है। एक बात और ध्यान देने योग्य है बच्चों कि मिश्रित वाक्यों में जो आश्रित उपवाक्य हैं वो वाक्य के ना आरंभ में, शुरू में भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं और अंत में भी हो सकते हैं। मतलब कहीं पर भी आश्रित उपवाक्य हो सकता है। जैसे जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत बीमार है। वह बहुत बीमार है, जो लड़का यहाँ आया था, ये क्या है? इसमें आश्रित उपवाक्य है। अगर मैं इसको हटा दूँ और मैं बोलूँ वह बहुत बीमार है, तो हमारा ये क्या है? प्रधान उपवाक्य। बात इससे भी पूरी हो रही है। लेकिन मैं यहाँ बोलूँ कि जो लड़का यहाँ आया था, तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो लड़का यहाँ आया था, कौन लड़का आया था?
कैसा था, कुछ ना कुछ बात निकल कर आ रही है ना, तो हमने इसके साथ दूसरा वाक्य जोड़ा, वह बहुत बीमार है। तो जब हमने वह बहुत बीमार जोड़ दिया तो हमारा वाक्य ये पूरा हो गया। अब अगला है वह लड़का जो कल यहाँ आया था वह बहुत बीमार है। जो बीच में है, जो कल यहाँ आया था, ये आश्रित उपवाक्य है। वह लड़का बहुत बीमार है, कौन सा लड़का बीमार है, जो कल यहाँ आया था। तो कहने का मतलब ये है सिर्फ कि आश्रित उपवाक्य बेटा आपका कहीं पर भी आ सकता है, आपको पहचानना है कि आश्रित उपवाक्य कौन सा है। अब यहाँ बच्चों कुछ वाक्य दिए गए हैं, सरल वाक्य से हम मिश्र में या संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे, और पेपर में आपको इसी तरह से भी आने वाला है। आपको वाक्य दे देंगे और बदलने के लिए बोलेंगे, उसका रचना रूपांतरण बोलेंगे कि आपको इसे बदलना है, या आपको सीधे सीधे वाक्य दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सा वाक्य है। तो पेपर में आपको ऐसे आएगा, तो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। तो हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे, ये सरल वाक्य है। अब इसको हमने मिश्र वाक्य में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे, हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि हमको तैरना था। गड्ढा खोदकर मजदूर चले गए, जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए, ये मिश्रित वाक्य बन गया इसका। तो ऐसे ही मिश्रित वाक्य दिया हुआ है, जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। अब हमें सरल में बदलना है, तो हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी। कितने अच्छे से देखो इसमें बताया है, समझाया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें इन उदाहरणों को। संयुक्त वाक्य, लाला जी ने थैला उठाया और दुकान पर चले गए, तो ये संयुक्त वाक्य है, और इसमें जुड़ गया, या इसलिए जुड़ जाता तो भी यहाँ संयुक्त वाक्य था। अब इसको सरल में बदला है, कैसे बदला है, थैला उठाकर लाला जी दुकान की ओर चले गए। कितना आसान है। तो आपको ये बदलना आना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको यही पूछा जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ध्यान से पढ़ लें सभी वाक्यों को, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। तो आप सभी बच्चे एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।